सूजी के हलवे का मेरे ब्लड ग्लूकोज पर क्या प्रभाव पड़ता है? सूजी के हलवे की पॉपुलर रेसिपीज का इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सूजी के हलवे के ब्लड ग्लूकोज इंपैक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब हमारे देश में ऐसे कई फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनके बिना आज हम अपना जीवन इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन एट द सेम टाइम सच तो ये है कि वो फूड प्रोडक्ट्स हमारे अपने नहीं हैं, हमारे ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स नहीं हैं। मतलब उनका जन्म हमारे देश में ही नहीं हुआ था और वे हिस्ट्री में, इतिहास में किसी एक मोड़ पर बाहर से इंपोर्ट किए गए थे। अक्सर उस जमाने में इस तरह के कुलिनरी इंपोर्ट्स ट्रेडर्स या एक्सप्लोरर्स या कॉलोनियल ऑफिसर्स के द्वारा किए जाते थे। इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स में सबसे कॉमन हैं गुलाब जामुन, जलेबी, समोसा, टमाटर, आलू, मिर्ची। और इसी लिस्ट में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है और वो है हलवा, जिसे डीलक्स होटल्स के मेन्यूज में कहा जाता है घी रोस्टेड सेमोलिना with a delicate embrace of saffron mixed with crunchy roasted cashews and golden raisins। हलवे की शुरुआत अरब वर्ल्ड में हुई थी और अरेबिक भाषा में हलवा शब्द का मतलब है स्वीट या मीठा, as simple as that। और ये कहा जाता है कि अरेबिया में आज से सैकड़ों साल पहले जब हलवे की शुरुआत हुई तो उसमें सिर्फ दो ही इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए जाते थे, मोस्ट बेसिक, खजूर और दूध, डेट्स एंड मिल्क। अरब वर्ल्ड में डेजर्ट या मरुस्थल होने की वजह से वहाँ पे बरसात ऑफ कोर्स बहुत कम होती थी और इसीलिए वहाँ रहने वाले लोग खेती पर डिपेंड करने के बजाय पुराने ज़माने से ही खजूर के कल्टीवेशन और मिल्क प्रोडक्शन या एनिमल लाइवस्टॉक रेयरिंग पर निर्भर करते थे। धीरे धीरे हलवा अरेबियन ट्रेडर्स और एक्सप्लोरर की मदद से बाकी दुनिया में फैलता चला गया और हलवा जहां भी पहुंचा तारीफ उसकी, वहां उसके फैन क्लब्स बन गए। और जहां इसका पहला कारण इसका यूनिक और बेहतरीन स्वाद था, इसकी पॉपुलैरिटी का, वहीं इसका दूसरा कारण था इसकी रेसिपी का बहुत सिंपल होना। इनफैक्ट इसकी जो रेसिपी है वो इतनी सिंपल थी कि अलग अलग देशों के लोगों ने इसे अपने हिसाब से फाइन ट्यून करना शुरू किया, जिसकी वजह से कुछ ही समय में इसके सैकड़ों हजारों रीजनल वर्शंस बन गए। कहीं पर इसमें तिल या सनफ्लावर या मूंगफली जैसे ऑयल सीड्स का समावेश किया गया तो कहीं पर ड्राई फ्रूट्स को इंक्लूड किया गया। इनमें सबसे मुख्य थे अखरोट, काजू, बादाम या आमंड्स। नेचुरली जब हलवा हमारे देश में पहुंचा तो हमारे देश के काबिल लोगों ने भी इसके सैकड़ों वेरिएंट्स बना डाले। कुछ लोगों ने हलवा बनाने में ग्रेन्स का इस्तेमाल किया और उसके चलते गेहूं का हलवा, रागी का हलवा, चावल का हलवा, मक्के का हलवा और ज्वार बाजरे का हलवा भी बना डाला। कई लोगों ने सब्जियों के हलवे बनाने शुरू कर दिए, लौकी का हलवा, पंपकिन का हलवा, स्वीट पोटैटो हलवा, बीट रूट हलवा। और कई बहादुर लोगों ने तो करेले जैसी कड़वी सब्जी का भी हलवा बना डाला। लेकिन इन सब में प्रोमिनेंट है गाजर का हलवा। और क्योंकि रिलीजन हमारे देश के कल्चर में घुला मिला है तो बहुत ही जल्दी हलवा रिलीजियस सेरेमनीज और सोशल गैदरिंग्स का एक इंटीग्रल फीचर बन गया। इस तरह के इवेंट्स के दौरान जो एक बहुत ही पॉपुलर हलवा वैरायटी है वो है सूजी का हलवा। और सूजी के हलवे को खाने के भी कई तरीके हमारे देश में इजाद किए गए हैं। अधिकतर लोग तो सूजी हलवे को खैर अकेला ही खा लेते हैं ऑन इट्स ओन, लेकिन कई लोग आजकल इसे आइसक्रीम के साथ मिलाकर एक फ्यूजन ट्विस्ट देकर खाते हैं। कई लोग इसे पूड़ी के साथ ट्रेडिशनली खाते हैं। साउथ इंडिया में कई लोग सूजी के हलवे को इंटरेस्टिंगली कोकोनट की चटनी के साथ खाते हैं और नॉर्थ इंडिया में कई लोग सूजी हलवा खाते वक्त उसके साथ दूध भी पीते जाते हैं। नेचुरली जब कोई फूड प्रोडक्ट इतना ज्यादा पॉपुलर हो तो वो इस चैनल पर अपीयर हुए बिना तो खैर नहीं ही रह सकता। और इसीलिए कुछ दिन पहले मैंने सूजी के हलवे की एक 155 ग्राम की सर्विंग खाकर इसके ब्लड ग्लूकोज पर होने वाले इम्पैक्ट को जानने समझने की कोशिश की। और उस दिन मैंने इसे
9:48 पर खाना शुरू किया और उस वक्त मेरा बेसलाइन ब्लड ग्लूकोज था 76 या 76। और उसके लगभग आधे घंटे के बाद जब मैंने ब्लड ग्लूकोज की हाईएस्ट रीडिंग नोट की तो वो थी 144, 144। अब जैसा कि आप समझ सकते हैं ये काफी बड़ा जंप था, लेकिन इसमें कोई हैरानी परेशानी वाली बात भी नहीं थी। और वो इसलिए क्योंकि हलवे के इंटरनल आर्किटेक्चर में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और शक्कर ठूस ठूस कर भरे हुए हैं, तो ये नतीजा तो खैर निकलना ही था। इस तरह के हलवे में या हमारे देश की अन्य मिठाइयों में, रसगुल्ले में, गुलाब जामुन में, जलेबी, पेड़े या बर्फी में कोई विशेष फर्क तो नहीं है। इन सभी में कोई ना कोई स्टार्च या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स होता है, बेशुमार होता है। अब सूजी के हलवे में 3 मुख्य इंग्रेडिएंट्स होते हैं: सूजी, शक्कर और वनस्पति घी या तेल, या पुराने जमाने में जैसा होता था असली घी। इसके अलावा गार्निशिंग के लिए ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मेन इंग्रेडिएंट होता है सूजी। कहीं कहीं पर इसे रवा कहकर पुकारा जाता है तो कहीं पर सूजी। उत्तर भारत में और पाकिस्तान जैसी जगहों पर इसे सूजी कहा जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे रवा कहा जाता है। लेकिन नाम कुछ भी हो, इसमें फाइबर नाम मात्र को भी नहीं होता। इसे गेहूं के दाने को प्रोसेस करके बनाया जाता है और उस प्रोसेसिंग या मिलिंग के दौरान बड़ी सावधानी से गेहूं के दाने में पाए जाने वाला ब्रैन और जर्म अलग कर दिया जाता है, और उसके बाद उसमें सिर्फ एक ही चीज बचती है, एंडोस्पर्म, और जो कि प्योरली स्टार्च ही होता है। अब यदि आप खेत से हार्वेस्ट किए हुए गेहूं के दाने को लेकर उसका फाइबर कंटेंट मेजर करें तो अधिकतर व्हीट वेराइटीज में उसका प्रतिशत लगभग 20% तक हो सकता है, 20%। हर वेराइटी में खैर नहीं होता है इतना, लेकिन अधिकतर व्हीट वेराइटीज में यही परसेंटेज होता है। इसका मतलब कि यदि आप 100 ग्राम गेहूं के दानों को लेकर उनका फाइबर कंटेंट मेजर करें तो उसकी मात्रा लगभग 20 ग्राम हो सकती है। लेकिन यदि आप 100 ग्राम सूजी या रवा लेते हैं तो उसमें आपको सिर्फ 4 ग्राम डाइटरी फाइबर नसीब होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि गेहूं के ओरिजिनल दाने में पाए जाने वाला फाइबर सूजी बनाने की प्रक्रिया में लगभग पूरी तरह से उड़ा दिया जाता है, और इसी फाइबर की कमी की वजह से ये सूजी या रवा बड़ी आसानी से कुछ ही समय में तैयार हो जाती है। जब भी किसी होल ग्रेन में से फाइबर या आउटर कवरिंग को निकाल दिया जाता है तो वो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, वह बन जाती है, और फिर उसका कुकिंग टाइम भी कंसीडरेबली कम हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, विन सम लूज सम, और वही बात यहाँ भी लागू होती है। जहाँ कुकिंग टाइम बच जाता है वहीं फिर उस फूड प्रोडक्ट में कोई विशेष न्यूट्रिएंट्स भी नहीं बचते, और कोई फाइबर तो ऑफ कोर्स नहीं ही बचता, और उससे फिर आपको कोई खास माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स या मिनरल्स भी नहीं प्राप्त होते। मिलती हैं तो सिर्फ जंक कैलोरीज, शुगरी कैलोरीज, वजन बढ़ाने वाली कैलोरीज, यही कुछ मिलता है। इसके अलावा और कुछ मिलता है तो वो होते हैं आर्टिफिशियल कलर्स, केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स, जो कि आगे चलकर कई बीमारियों का या कई क्रॉनिक डिसीजेस का कारण बन सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि जब आप इस तरह की जंक कैलोरीज खाते हैं तो आपकी इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंस बढ़ती जाती है। दूसरे शब्दों में आपको शक्कर खाने का एडिक्शन हो जाता है, और तब आपको बार बार मीठी चीजें खाने की इच्छा होती रहती है। और इसी प्रोसेस के चलते आजकल अधिकतर लोग एक दिन में ऑन एन एवरेज कम से कम 6-7 बार खाना खाते हैं या कुछ न कुछ खाते हैं। 3 रेगुलर मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तो खैर खाते ही हैं, लेकिन इनके अलावा कम से कम 3-4 बार कुछ न कुछ स्नैक्स खाते हैं। ऐसे स्नैक्स खाते हैं जिनमें कम से कम 200-300 कैलोरीज तो होती ही हैं। कई साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि ऐसे भी कई लोग हैं हमारी इस दुनिया में जिनकी ईटिंग विंडो 15-16 घंटे की होती है, और जब आप एक दिन में 3 बार खाना खाते हैं या 8 बार, इस बात का आपकी ओबेसिटी से, आपके एक्सेस वेट से, आपके एब्डोमिनल फैट एक्यूमुलेशन से गहरा संबंध होता है। कनाडा के एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर जेसन फंग, और उनका कहना है कि जब से लोग एक दिन के दौरान ज्यादा मील्स खाने लगे हैं तब से ओबेसिटी की समस्या बढ़ गई है। वे कहते हैं, इन 1960 we ate
3 meals a day and there was not much obesity. In 2014, we eat 6 meals a day and there is an epidemic of obesity. और जब आप पूरा दिन हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ जंक फूड खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ जंक कैलोरीज इम्बाइब करते रहते हैं, तो उसके चलते आपके पेट में न्यूट्रिटिव कैलोरीज या अच्छी क्वालिटी की कैलोरीज के लिए जगह भी नहीं बचती. ये एक साइड इफेक्ट होता है और वो इसलिए क्योंकि हमारे स्टमक का वॉल्यूम तो लिमिटेड है, रियल एस्टेट तो लिमिटेड है, और यदि आप उसे बेकार की चीज़ों से भर देते हैं तो फिर उसमें अच्छी चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं बचती. और इन सब बातों का मिला जुला असर यही होता है कि अगले 5-10 सालों में इस तरह की लाइफस्टाइल कंटिन्यू करने के बाद आपका वजन 5, 10, 15, 20 किलो बढ़ जाता है और एट द सेम टाइम आपकी मसल्स में कोई ताकत नहीं होती. आप न तो कोई रनिंग कर पाते हैं, ना ही कोई अच्छी फिजिकल एक्टिविटी को सस्टेनेबल लेवल पर कर पाते हैं, और इसके चलते ना तो आप अपने बच्चों के साथ या पोते पोतियों के साथ, नाती पोतों के साथ खेलकूद पाते हैं, ना ही अपने नियर एंड डियर वंस को प्रॉपर अटेंशन दे पाते हैं, और ना ही आप ऑफ कोर्स अपने कैरियर पर फोकस कर पाते हैं. और इन सब फैक्टर्स का मिला जुला असर यही होता है कि आपके जीवन की क्वालिटी गिरने लगती है. अब ये तो हो गया मेरा प्रवचन, लेकिन यदि आप इसे सुनने के बावजूद भी सूजी के हलवे को खाना ही चाहते हैं तो उस हालत में उसके ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने के लिए आप मेरी ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इस टूल किट में ब्लड ग्लूकोज पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के 3 तरीके हैं. पहला तरीका है कि सूजी के हलवे को लंच या डिनर पर खाएं और कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफ़ी मात्रा में फाइबर मौजूद हो. कोशिश करें कि उस लंच या डिनर में काफ़ी मात्रा में छिलके वाली दालें हों या सब्जियां मौजूद हों. ऐसा करने से दालों और सब्जियों में पाए जाने वाला फाइबर सूजी के हलवे के ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कुछ हद तक कम कर देगा. ब्लड ग्लूकोज इम्पैक्ट को कम करने का दूसरा तरीका है सूजी हलवे को खाने से 5-10 मिनट पहले 1 बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर पानी के 1 गिलास में मिलाकर पी लें और फिर बाद में सूजी हलवा खाएं. इसको कम करने का तीसरा तरीका है सूजी के हलवे को खाने के तुरंत बाद आप कम से कम आधा घंटा पैदल चलें. अगर आधा घंटा समय न हो तो 15-20 मिनट पैदल चलें. इस तरह से पैदल चलने से या कोई अन्य एक्सरसाइज करने से आपकी मसल्स में होने वाले मूवमेंट से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन आपके ब्लड स्ट्रीम में काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना ज़रूरी है, इट्स अ कैवियट, और वो ये कि इस ग्लूकोज क्लियरिंग टूल किट के प्रयोग से आपके ब्लड ग्लूकोज में आने वाला उछाल तो खैर कुछ हद तक कम हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, नो डाउट अबाउट इट. लेकिन उस सूजी के हलवे में जो कैलोरीज हैं उनकी मार तो आपके शरीर को सहनी ही पड़ेगी. यदि आप सूजी के हलवे या सूजी के हलवे जैसी कोई दूसरी मिठाई डेली बेसिस पर खाते हैं या काफ़ी फ्रीक्वेंटली खाते हैं तो नेचुरली आपके वज़न बढ़ने की रिस्क बढ़ जाती है. तो इन सब बातों का मतलब यही है कि सूजी के हलवे खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन कभी कभार खाएं, रोज़ रोज़ न खाएं, और जब भी इसे खाएं तो इस ग्लूकोज क्लियरिंग किट का इस्तेमाल करें. यही प्रक्रिया मैं खुद अपनी डेली लाइफ में अपनाता हूं और इसी छोटी छोटी इस तरह की कुर्बानियों की वजह से मैं कह सकता हूं कि मैं एक दिन के 24 घंटों के दौरान अधिकतर समय अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को 100 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर की लेवल के नीचे रखने में कामयाब होता हूं. और जैसा कि मैं अक्सर कहा करता हूं कि यदि मुझ जैसा साधारण व्यक्ति ये कर सकता है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते. ज़रूरत है तो सिर्फ इस बात की कि आप ब्लड ग्लूकोज के महत्व को समझें, जानें, पहचानें, और फिर ऐसी हलवे या हलवे जैसी अन्य मिठाइयों को अपने जीवन से दूर रखें.